नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा। कोरोना के पांव थोड़ी देर से ही सही मगर अब धीरे धीरे उखड़ रहे हैं। इस भयानक महामारी के दौरान हमारे महानगरों, शहरों और गांव कस्बों ने जिस मुश्किल हालात का सामना किया वो बेहद डराने वाले थे। पिछले 2 महीने के दौरान न्यूज 24 ने यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्यों के दूर देहात गाँव की हर तस्वीर आप तक पहुंचाई। इसी कड़ी में आज हम आपको लेकर चल रहे हैं भूटान के बॉर्डर पर बसे उस गाँव में जिसे भारत का आखिरी गाँव कहते हैं। देखिए भारत के आखिरी गांव की ये ग्राउंड रिपोर्ट। वाला भीगा भीगा मौसम। मंजिल पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से 650 किलोमीटर और सिलीगुड़ी से करीब 110 किलोमीटर दूर वो बिंदु गांव है जो हिंदुस्तान और भूटान की बिल्कुल सीमा पर बसा है। ऊबड़ खाबड़ सड़कों पर हिचकोले खाती हमारी गाड़ी हमारी मंजिल को थोड़ी मुश्किल और दूर कर रही है, मगर रास्ते में मिलने वाले पड़ाव इतने खूबसूरत हैं कि आप सारी तकलीफें थोड़ी देर बाद ही भूल से जाते हैं। बिंदु गांव में लोगों के जीविकोपार्जन का जो मुख्य साधन है वह है अदरक की खेती और इसके अतिरिक्त बड़ी इलायची की खेती। लेकिन इन दोनों चीज़ों के बाद अगर तीसरा चीज़ कोई जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है यहाँ का टूरिज़्म। और लंबे समय से स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि टूरिज़्म को डेवलप किया जाए, क्योंकि शिक्षा की यहाँ पे बहुत ज़्यादा अभाव है, यहाँ पे रोज़गार नहीं है, ले दे के एक बचता है टूरिज़्म। और इसी के लिए हम आपको दिखाते हैं कि ये जो स्टोन है आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा पत्थर है। एप्पल स्टोन के नाम से इसे जानते हैं लोग। और दूर दराज से जब बिंदु गांव के लिए आगे बढ़ते हैं, डैम को देखने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो इस जगह पे वो ज़रूर रुकते हैं। जो ये नदी बह के आ रही है, इस नदी को भूपाले बोलते हैं। भूपाले नदी जो ये ऊपर से आ रहा है, ऊपर जो सुरुक है वहाँ से आ रहा है, सुरुक गोदक वहाँ से आ रहा है ये नदी, तो भूपाले नदी बोलते हैं। और इस जगह को भी इसी नदी के नाम के आधार पर ही भूपाले बोलते हैं इस जगह को। और जो ये स्टोन जो आप देख रहे हैं ना, इसको देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे। अच्छा। और देखने में भी बहुत बड़ा, इतना मतलब उधर से देखेंगे तो लग जाएगा कि गिर जाएगा स्टोन, लेकिन इसी तरीके से ये अटका पड़ा है, वो देखने के लायक है। आप इस पत्थर को कितने सालों से ऐसे ही देख रहे हैं? जब से हम जानते हैं, अभी हम 34-35 साल के हो रहे हैं, तब से हम ये पत्थर को देख रहे हैं। खूबसूरती के बीच में बसा हुआ ये जगह कितना अट्रैक्टिव है। हमेशा से ही इस जगह को लोगों ने, पहाड़ के बीच में ये बसा हुआ बहुत खूबसूरत जगह है और दूर दराज से लोग यहाँ पे आते हैं। लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे, जैसा कि मैं कह भी रही थी कि जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपका खूबसूरती के साथ और ज़्यादा जो लगाव है, जो जुड़ाव है, वो बढ़ता जाएगा। यहाँ से थोड़ी देर के सफर के बाद मानो कमर तक झुके आसमान और पहाड़ों की गोद में बसे बिंदु गांव का नजारा दिखना शुरू हो जाता है। गांव का रास्ता एक डैम से होकर गुजरता है जिसकी खूबसूरती को निहारने के लिए यहाँ सालों भर सैलानियों का तांता लगा ही रहता है। न केवल आसपास के बल्कि दूर दराज से टूरिस्ट यहाँ पे घूमने आते हैं और कुछ टूरिस्ट हमारे साथ अपने परिवार के साथ यहाँ घूमने के लिए आए। सर, कहाँ से आए? महाराष्ट्र से आए जी। महाराष्ट्र से आए हैं। तो महाराष्ट्र में कोरोना की क्या स्थिति है? अभी कंट्रोल है? पहले ये बताइए। अभी पहले से अभी बहुत कंट्रोल हो गया है। अच्छा। महाराष्ट्र में अभी काफ़ी हद तक ठीक है अभी महाराष्ट्र में। तो आपने कहाँ सुना था? गूगल किया था क्या इस बिंदु गाँव के बारे में, या किसी ने सजेस्ट किया था, किसी फ्रेंड ने कहा था? मैम से बात करके? नहीं, ऐसे ही इधर सुनने में मिला था।
कि बिंदु देखने जैसा जगह है, अच्छा है और एक बार जाना ही जाना, देखना है। सफर बेहद खूबसूरत है, मगर ये ऊबड़-खाबड़ रास्ते इसे खतरनाक भी बना देते हैं। इन रास्तों से गुजरते हुए आपके जहन में बरबस ही ये ख्याल आता है कि यहाँ से रोज गुजरने वाले मुसाफिर की जिंदगी आसान तो नहीं ही होती होगी ना। इस बिंदु ब्रिज पे दूर दराज के लोग आते हैं घूमने के लिए, इसकी खूबसूरती को निहारने के लिए, और विभिन्न जगहों से यहाँ तक टैक्सी के माध्यम से पहुँचाने की जिम्मेदारी होती है इन टैक्सी चालकों की। लेकिन जब न्यूज़ 24 की टीम यहाँ पहुँची और पड़ताल करना शुरू किया कि यहाँ पे क्या क्या बुनियादी सुविधा की दिक्कत है जो नहीं पहुँच रही है लोगों तक, तो कई समस्याएं सामने आई, जिसमें से एक समस्या टैक्सी चालकों की भी थी। दीपक शर्मा इस वक्त हमारे साथ है। और दीपक, पूरे जो टैक्सी समुदाय, जो इनकी बिरादरी है, उनकी जो दिक्कतें हैं, आज न्यूज़ 24 के माध्यम से पूरे भारत तक पहुंचाना चाहते हैं। एक्चुअली नमस्कार आप लोगों को, आप लोग यहाँ पे आए, हम लोग को बिंदुवासियों को बहुत गर्व महसूस हुआ है। आज तक ना ऐसा इंटरनेशनल मीडिया कोई नहीं आया था, आज अभी आप आए, आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतना हज़ारों टूरिस्ट इधर आता है। एक्चुअली ये तो ऐसे भी सुंदर है, और भी गवर्नमेंट का नज़र यहाँ पर लगे तो पूरा भारत का जितना टूरिस्ट है यहाँ पे आ सकता है, तो गवर्नमेंट को इस सिलसिले में भी ध्यान देना चाहिए। दूसरा प्रॉब्लम यहाँ का नेटवर्क का है। नेटवर्क यहाँ का ऐसा है कि हम लोग को भूटान का सिम यूज़ करना पड़ता है कभी कभी। यहाँ पे ऑनलाइन, अभी तो टेक्नोलॉजी ज़माना है, ऑनलाइन से लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गया। हम लोग को अभी नेटवर्क का प्रॉब्लम के कारण से ऑनलाइन काम करने में दिक्कत हो रहा है, ये भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए। और दूसरा डिस्पेंसरी का भी प्रॉब्लम है। यहाँ पे डिस्पेंसरी नहीं है, यहाँ पे 2-3 घंटा लगेगा। हॉस्पिटल जाते जाते बुखार वाला इंसान रास्ते पे ही मर रहा है, उसमें भी देखने वाला गवर्नमेंट नहीं देख रहा है। बस सिर्फ वोट लेने के लिए आ जाते हैं, वोट देने मांगते हैं, बस वोट देने के बाद में रफो चक्कर। तो आम जनता यही चाहती है कि जब पड़ोसी मुल्क भूटान में तमाम सुविधाएं हैं, वहाँ जब इतने अच्छे तरीके से लोग वहाँ के जीवन यापन कर रहे हैं, तो आखिर ऐसी कौन सी समस्या है, ऐसी दिक्कत है कि बिंदु गांव, जो भारत का आखिरी गांव है, यहाँ के लोग परेशानियों में, दिक्कत में जीने के लिए मजबूर हैं। जरा सोचिए, जिस दौर में देश के छोटे छोटे कस्बों तक मोबाइल और उसके ऊंचे ऊंचे टावर पहुंच चुके हैं, वहां इस गांव में अभी भी नेटवर्क बड़ी मुश्किल से मिलता है। बहरहाल, रास्तों की मुश्किलों से निपटकर हम किसी तरह बिंदु गांव पहुंच ही गए। कुदरत की बेपनाह खूबसूरती से लबरेज कच्चे मकानों की कुछ कतारों में बसा एक छोटा सा गांव। कोरोना काल की महामारी ने इस गांव को भी नहीं बख्शा। पता चला कि यहाँ के कई घरों में लोग बीमार हैं, इसलिए लोग बात करने से भी कतरा रहे हैं। हमने सोचा कि जरा महामारी के इस भयानक दौर में गांव की स्वास्थ्य सेवाओं का ही सबसे पहले जायजा ले लिया जाए। बिंदु गांव से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पे इस वक्त हम पहुंचे हैं जलढाका, और जलढाका में ही प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। हालांकि बिंदु से ये 7 किलोमीटर दूर है, लेकिन स्थानीय लोग बता रहे हैं कि 15-15 किलोमीटर के आसपास में और कोई जो प्राइमरी अस्पताल की अगर हम बात करें तो उसकी कोई सुविधा यहाँ पे मौजूद नहीं है। 4 ग्राम पंचायत है, और 4 ग्राम पंचायत में एकमात्र प्राइमरी अस्पताल जलढाका, ये हम आपको दिखा रहे हैं। और लगातार आपने लोगों से सुना कि स्वास्थ्य चिकित्सा को लेके लोगों की चिंता बहुत ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है आसपास के दूर दराज के गांव में। यहाँ पे भी कितने डॉक्टर्स बैठते हैं, ये निर्मला आप बताएंगी कि यहाँ पे कितने डॉक्टर्स बैठते हैं? यहाँ पे एक डॉक्टर बैठते हैं, और भी एलोपैथिक डॉक्टर नहीं है, वो होम्योपैथिक डॉक्टर है। मतलब डॉक्टर की फैसिलिटी हमारे इस एरिया में है ही नहीं। अच्छा, यहाँ पे मज़ेदार बात हम आपको बता दें कि होम्योपैथी डॉक्टर बैठते हैं, एलोपैथी डॉक्टर यहाँ नहीं बैठते। उनके बैठने का कोई टाइम तो होगा कि कितने बजे से कितने बजे बैठेंगे वो? हाँ, सुबह बैठते हैं 9 बजे से बैठते हैं 12 बजे तक। कोई इमरजेंसी आएगा तो डॉक्टर देख देते हैं, जब बुलाते हैं तो फिर वो ट्रीटमेंट कर देते हैं। लेकिन एनी टाइम। लेकिन होम्योपैथी डॉक्टर
ऑपरेशन तो नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते कोई ऐसा मेजर इशू होता है तो सर रेफर कर देते हैं सिलीगुड़ी माल बाजार। ये बताइए कि यहाँ पे क्या क्या सुविधा है? सबसे बड़ी बात है कि 4 पंचायत इलाके को मिला के ये महज एक अस्पताल है। अब आपने कहा कि एक डॉक्टर साहब आते हैं एलोपैथिक के, एक आयुर्वेद के, लेकिन इसके अंदर सुविधाएं क्या क्या है? ब्लड टेस्ट इत्यादि सब होता है? वो कुछ भी नहीं है पढ़ने से। ब्लड टेस्ट कुछ नहीं, स्टूल टेस्ट का, ब्लड टेस्ट का, स्पीड टेस्ट का, कुछ का भी लैब नहीं है यहाँ पर। एक्सरे तो है ही नहीं। बहुत हम लोगों ने बहुत बार तो डॉक्टर साहब कैसे इलाज करते हैं? क्या करते हैं इलाज में? प्राइमरी उनके पास जो है वैसे से इलाज करते हैं। प्राइमरी में क्या क्या है? प्राइमरी में क्या उसको टेस्ट देखते हैं, दवाई पानी देते हैं, टेम्परेचर इधर देखकर क्या बीमार है पेशेंट से पूछते हैं, उनके हिसाब से दवाई देते हैं। आसपास के इलाकों में एकमात्र यही प्राइमरी अस्पताल है। और मज़े की बात हम आपको बता दें कि इस प्राइमरी अस्पताल में, जो कि 4 पंचायत इलाकों का एकमात्र अस्पताल है, यहाँ से आप समझ सकते हैं दूर दराज के लोग यहाँ आते हैं इलाज कराने के लिए। पूरी व्यवस्था हम आपको दिखा दें। और इस अस्पताल में एकमात्र डॉक्टर साहब बैठते हैं। वह डॉक्टर साहब भी एलोपैथी नहीं बल्कि होम्योपैथी तरीके से इलाज करते हैं। बॉर्डर पर बसे इस आखिरी गांव में हॉस्पिटल तो पहुंच चुका है, मगर अफसोस आबादी के लिहाज से जरूरी डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ और जरूरी सुविधाएं अभी तक नहीं पहुंच पाए। वो भी तब जब इसी अस्पताल पर ऐसे 4-5 पंचायतों की सेहत की जिम्मेदारी है। इस प्राइमरी अस्पताल को चलाने का पूरा दारोमदार एक डॉक्टर साहब और 2 नर्सों पे है। डॉक्टर साहब का पैर फ्रैक्चर है, इसीलिए आप खुद उन्हें देख सकते हैं कि कुर्सी पे इसके अतिरिक्त हमारे साथ 2 नर्सेज हैं। इस पूरे अस्पताल को चलाने की जो जिम्मेदारी है इनके ऊपर है। लेकिन डॉक्टर साहब ये बताइए कि यहाँ स्थानीय लोग बता रहे हैं कि कोई सुविधा ही नहीं है, तो इन सुविधाओं के बगैर इलाज करने में आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? और क्या आपने इसकी जानकारी ऊपर डिपार्टमेंट में नहीं दी कि यहाँ पे बुनियादी सुविधा होना चाहिए? यहाँ पर ये छोटा हॉस्पिटल है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कमी है, लेकिन ऐसा ही तो चलता है। ठीक है, छोटा मतलब पेट दर्द का इलाज होगा और सिर्फ सर्दी जुकाम का इलाज होगा? नहीं, ऐसा नहीं है, इलाज तो सभी बीमारी का होगा। ठीक है, और अगर कैसे होगा सर? यहाँ तो एक्सरे मशीन भी नहीं है, ब्लड टेस्ट भी नहीं होता है, RT-PCR टेस्ट भी नहीं हुआ, वो सुविधाएं ही नहीं है। तो अब RT-PCR सुविधा टेस्ट कराने के लिए लोग कहाँ जाएंगे? माल बाजार, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर, और जाएंगे कैसे? एम्बुलेंस भी नहीं है। नहीं, यहाँ से सैंपल तो ब्लॉक हॉस्पिटल से लेके वो लोग सिलीगुड़ी में भेजता है। ठीक है, वहाँ से होता है। ये बताइए, यहाँ पे एक एम्बुलेंस तक नहीं है, तो ये तमाम चीज़ें, और ये सरकारी अस्पताल है, तो क्या आपने कभी इन चीज़ों की जानकारी नहीं दी, या फिर आपके जो सीनियर लोग हैं उन्होंने जानकारी लेना ज़रूरी नहीं समझा? जानकारी उनके पास है, उन्होंने तो ट्राई किया है देने के लिए, लेकिन वो एम्बुलेंस ख़राब है, एम्बुलेंस ख़राब होकर पड़ा है। और CMO सर से वो ऑर्डर हो गया है कि वो ठीक करके यहाँ पर दे देगा, तो अभी तक तो नहीं आया। इसके बारे में तो हमें तो अभी तक ज़्यादा पता नहीं है, तो आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। एम्बुलेंस तो अभी इमरजेंसी में एक व्यवस्था हुआ है। और कहाँ है वो एम्बुलेंस? एम्बुलेंस एक है, वो कहाँ पर? हाँ, कोविड के लिए एक एम्बुलेंस है। 5 महिला टीम के साथ एक डॉक्टर इतने बड़े समस्या से लड़ रहा है। डॉक्टर साहब तो मिल गए, वो भी होम्योपैथिक वाले। अगर किसी को ऑपरेशन की जरूरत हो या फिर एलोपैथ के डॉक्टर की जरूरत हो, तो ऐसे में कौन से वाले डॉक्टर साहब होंगे, इसका भी हम पता लगाएंगे। फिलहाल जरा ये भी देखिए कि इस अस्पताल में अगर कोई मरीज आता है तो उसकी देखभाल करने के लिए कितने मेडिकल स्टाफ या नर्स हैं और उनके हिस्से में कौन कौन सा काम है। सिस्टर रोमा टिग्गा इस वक्त हमारे साथ है। सिस्टर, ये बताइए कि डॉक्टर साहब से तो हमने बात की, पिछले कितने साल से आप यहाँ पे काम कर रही हैं? मैं 3.5 years हुआ है यहाँ पे। क्या बदलाव देखा है? कुछ जैसा था वैसा ही है या कुछ बदलाव आया है? बदलाव तो पहले जब आए थे उस टाइम पे डॉक्टर थे ही नहीं। हम जब आए थे, अब एक डॉक्टर है। अभी तो डॉक्टर हैं, एक मेडिकल ऑफिसर हैं और आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हैं। अभी काफ़ी अच्छा दोनों मिलकर चला रहे हैं यहाँ पे हॉस्पिटल। काफ़ी अच्छा चला रहे हैं, लेकिन गाँव वाले तो फिर भी नाराज़ है। नाराज होना तो हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे PSC में अब प्लेन्स जैसे देखते हैं हम, उस तरह का सुविधा यहाँ नहीं हो पाता। इतने बड़े अस्पताल में क्या है, सिर्फ डॉक्टर साहब का स्टेथोस्कोप होगा
और क्या होगा, कुछ 2-3 दवाइयाँ होंगी? नहीं, दवाइयाँ है, अवेलेबल है यहाँ पे। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट सारा होता है, पेशेंट एडमिट भी होते हैं, लेबर भी होता है, मतलब तो डिलीवरी लेबर के लिए तो यहाँ कोई गाइनो नहीं है, और डॉक्टर साहब तो कल ही ज्वाइन के कितने टाइम रहते हैं, तो फिर आप लोग उनकी डिलीवरी करवाती हैं? डिलीवरी हाँ हम लोग को स्किल दिया जाता है, इसलिए हम लोग को सर भी मिलते हैं। अगर ये सर नहीं रहते तो और दूसरे सर हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पे डिलीवरी केसेस जब आता है तो उसको हैंडल किया जाता है, लेकिन इन सभी नर्सों को ट्रेंड कर दिया गया है और इन नर्सों के द्वारा ही डिलीवरी करवाई जाती है। मिला जुलाकर 2 डॉक्टर और 5 नर्सिंग स्टाफ की टीम के भरोसे भूटान की सीमा के साथ लगे बॉर्डर का ये आखिरी गांव महामारी से जंग लड़ रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं के हालात का जायजा लेने के बाद हम पहुंच गए इस गांव के स्कूल, जो इस गांव से करीब 11 किलोमीटर दूर है। मतलब बच्चे हर दिन यहां पहुंचने के लिए 20 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करते हैं। जलढाका के इस वक्त हम प्राइमरी सेक्शन के ठीक सामने खड़े हैं। 1 से 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई इसी विद्यालय में होती है और इसी विद्यालय में दूर दराज से लोग पढ़ने के लिए आते हैं। स्थानीय लोग कुछ कैमरे के सामने तो नहीं आए, लेकिन उन्होंने बताया कि आज भी यह विद्यालय उसी अवस्था में है। कई साल हो गए, बरस बीत गए, लेकिन कोई बुनियादी सुविधा इसमें नहीं बढ़ाई गई। हालांकि दिखावे के लिए समय समय पे इसकी रंगाई पुताई ज़रूर हो जाती है, लेकिन भीतर की स्थिति जो है वह कुछ और ही हकीकत बयां करती है। तो बिंदु गांव से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी तय करके हम यहाँ पहुँचे हैं। ये एक दिन की हमारी जर्नी थी, लेकिन शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रत्येक दिन बच्चे ये दूरी तय करके यहाँ तक पहुँचते हैं। यहाँ से थोड़ी दूर पर एक हाई स्कूल भी है। फिलहाल स्कूल तो बंद है और बच्चों की पढ़ाई भी पिछले साल से करीब बंद ही समझिए। बिंदु गांव से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पे स्थित जलढाका का यह हाई स्कूल है। यहाँ पे हम मौजूद है। जैसा कि आपने गांव में लगभग सभी व्यक्तियों के मुंह से सुना होगा कि आसपास के इलाके में चिकित्सा और शिक्षा व्यवस्था जो है वो बिल्कुल जर्जर अवस्था में है, और यही हकीकत दिखाने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। ये देखिए, यहाँ का ये विद्यालय है। हालांकि कोरोना की वजह से विद्यालय बंद है, ऑनलाइन क्लासेस की बात कही गई है, लगातार उसकी वकालत की जा रही है, लेकिन हमने यह सच्चाई भी आपको दिखाई है कि बिंदु गांव में तो नेटवर्क ही नहीं है। वहाँ पे खुद लोग भूटान का सिम, जो कि बहुत महंगा पड़ता है और सामर्थ्यवान लोग ही उस सिम का इस्तेमाल कर पाते हैं खरीद के, तो वो जैसे तैसे अपने जीवन को चलाते हैं। चलिए, यहाँ के एक विद्यार्थी जो हैं, जो इसी स्कूल के विद्यार्थी रह चुके हैं, मनीष शर्मा, मेरे साथ यहाँ पे लकली मिले हैं, और मनीष से ही जानते हैं कि इस विद्यालय में शिक्षक कितने, पहले ये बताइए। शिक्षा तो है, लेकिन क्लास 6 से क्लास 12 तक ही है, लेकिन उसमें भी क्लास 11 और 12 में सिर्फ आर्ट्स है। साइंस और कॉमर्स का फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है साइंस और कॉमर्स का, लेकिन विद्यार्थी लोग सब बाहर जाना पड़ता है वो लोग को पढ़ने के लिए। तो मतलब किसी को अगर साइंस और कॉमर्स की पढ़ाई करनी है तो फिर उनको रुख करना पड़ेगा सिलीगुड़ी की तरफ। जी, सिलीगुड़ी जाना पड़ेगा। सिलीगुड़ी जाना पड़ेगा, और लोग जाते भी हैं? हाँ, मैं खुद गया हूँ। आप खुद गए हैं? जी। लोगों की डिमांड है कि शिक्षा व्यवस्था को तंदुरुस्त किया जाए, उसको मजबूत किया जाए, ताकि युवा पीढ़ी जो देश की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, उनका जो भविष्य है, जो बुनियाद है, वह बहुत स्ट्रांग हो। कुदरत के तराशे हुए इस जगह पर आज तक ना तो किसी नेता की नजर जा सकी है और ना ही यहाँ के लिए कोई विकास कार्य की रूपरेखा दिख रही है। दार्जिलिंग से बीजेपी सांसद राजू बिष्ट को सुनिए कि आखिर इस गांव के हालात कब तक सुधरेंगे। आखिरी गांव तक, भारत के आखिरी गांव तक विकास पहुंचने में इतना विलंब क्यों हुआ? देखिए, एक बात तो मैं आपको बताऊं कि पिछले 7 साल से मोदी जी की गवर्नमेंट जब से आई, दूर दराज गांव, किसान, गरीब, मजदूर, शोषित, पीड़ित, इन सब को लेकर के काम हुआ। और जो है यहाँ पे 34 साल तक सीपीएम का राज था, पिछले 10 साल से टीएमसी का शासन है। ये 44 साल में जो बंगाल था उसमें कोई विकास नहीं हुआ। इस गांव में आते समय यहाँ की खूबसूरती मंत्रमुग्ध कर देती है।
मगर यहाँ से लौटते वक्त महामारी के इस मुश्किल दौर में यहाँ के लोगों को अकेले लड़ते देख मन थोड़ा निराश जरूर हो जाता है। एक तरफ हिंदुस्तान तो दूसरी तरफ भूटान और बीच में कल कल बहती हुई यह जल ढाका नदी। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि वो सामने जो कैमरे में आप जो देख रहे हैं, जो हम कैमरे में कैद करने की जिस जगह को कोशिश कर रहे हैं, वो भूटान का तूरीबारी गांव है और कुछ ही देर पहले यहाँ पे खूबसूरत इंद्रधनुष में निकला था। भारत के आखिरी गांव बिंदु तक न्यूज़ 24 की टीम आपको लेके गई। वहाँ की तमाम चीज़ों को हमने दिखाया। यकीनन बिंदु गांव बेहद खूबसूरत है, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत भले हैं, लेकिन उन लोगों की जो दिक्कतें हैं, जो समस्याएं हैं, जो परेशानी है, उस पे भारत सरकार को एक नज़र दौड़ाना चाहिए। हालांकि स्थानीय लोगों ने बताया कि कुछ हो कि नहीं हो उस गांव में, लेकिन मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय की उस गांव में बहुत ज़्यादा सुविधा है। कैमरा पर्सन रियांशी चंदा और शुभम अग्रवाल के साथ मैं मनु कृष्णा, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।